तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से रीडिंग। तो लिखा हुआ है द पी ब्लॉक एलिमेंट में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच नॉर्मली, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है बोरोन फैमिली और आपकी कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनकी बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ द पी ब्लॉक एलिमेंट में शो द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच नॉर्मली, मतलब वैसे तो शो करते हैं बट नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है कि शो करें ही, समझ पाए, वो डिपेंड करता है उनके कंबाइंड नेचर पर। आगे लिखा आपकी एनसीईआरटी आगे लिखती है डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो उस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उससे 2 यूनिट्स कम। तो ये लिखिए आपकी एनसीईआरटी डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2। अभी समझ जाओगे। द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट आर शोन इन टेबल। अभी हम टेबल आपको मैं बताता हूं 11.1 टेबल। फिर आगे एनसीईआरटी लिखती है इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लिखती है इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगी फॉर द लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट का मतलब है जो ऊपर रखे गए हल्के एलिमेंट से, भाई नीचे आने पर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो हैवियरनेस इंक्रीज कर रही है ना एटम की। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लाइटर एलिमेंट के लिए ज्यादा स्टेबल है। समझ पाए कि नहीं? क्यों सर? उसका जेड इफेक्टिव उतना नहीं बढ़ता, नीचे आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, तो एनएस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो जाता है डिफिकल्ट। समझ पाए? और 6 पीरियड तक आते आते आपका एफ कॉन्ट्रैक्शन लगने लगेगा, जिसकी वजह से आपका 2 यूनिट्स कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने लगती है। तो लिखा फॉर द लाइटर एलिमेंट इन दी ग्रुप हाउएवर, हालांकि द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस, द ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कम? 2 यूनिट्स कम देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिस ग्रुप की जो भी आपके उस पर्टिकुलर ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे 2 यूनिट्स कम। 2 यूनिट्स कम का मतलब समझ रहे हो? 2 यूनिट्स कम का मतलब है आपका कि जो आपका एनएस इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनको निकालना डिफिकल्ट होता जा रहा है नीचे आने पर। समझ पाए कि नहीं? तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल, वो क्या होती जाती है आपकी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती जाती है फॉर द हैवियर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट का मतलब है कि नीचे आने पर आपका एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो एटम हैवियर होता जा रहा है। वो आपको पता है एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है टॉप टू एटम आने पर ग्रुप में, तो एटम हैवियर होता जा रहा है। तो हैवियर एलिमेंट में आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि लाइटर एलिमेंट में आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट ग्रुप ज्यादा स्टेबल होती है। समझ पाए कि नहीं ये बात? उसके बाद लिखा हुआ है इन ईच ग्रुप द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस देन, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कम होती है। समझ पाए? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर सम टाइम एट्रीब्यूटेड टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कहलाता आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए कि नहीं? तो वो सिंपल सी बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? देखो एक लाइन में समझो, आप किसी को बताना है तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कि NH2NP, आपका NH2NP126 ये P ब्लॉक का आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो होता क्या? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या ड्यू टू एफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका होगा क्या? NS की, तो NS के 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या ड्यू टू एफ कॉन्ट्रैक्शन। एफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पर बढ़ जाता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि NS के हैं वो आपके पार्टिसिपेट कर नहीं पाते। इस वजह से ये 2 NS के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। किसके लिए इनर्ट हो जाते हैं आपके? ये इनर्ट हो जाते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से।
समझ पाए कि नहीं? तो अगर ये पार्टिसिपेट करने की वजह से इनर्ट हो जाते हैं, इस वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते, तो इनको इसी इफेक्ट को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आप टेबल देख लीजिए, एक मिनट। टेबल में क्या है, मैंने आपको बताया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका 13 ग्रुप, ये इसको बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ ए, 6A, 7th और 8A। तो यहाँ अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंने आपको बताया था NS2 और NP1 to 6। 1 to 6 का मतलब है अगर बोरोन फैमिली है तो NP1, अगर कार्बन फैमिली है तो NP2, अगर नाइट्रोजन फैमिली है तो NP3, अगर ऑक्सीजन फैमिली है तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली तो NP4, और अगर हेलोजन फैमिली है NP5, और अगर इनर्ट गैसेस तो NP6। तो 1 to 6 ये आपका ये क्या आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर, हेड ऑफ द मेंबर, तो इसका बोरॉन, कार्बन, ये मैं बता चुका हूं सब, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। उसके बाद ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को मैंने आपको बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को बोलते हैं आप ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो बताओ इसमें बोरोन के केस में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, 3, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। कार्बन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो बताइए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 4। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज करती है आपकी, देख लो इंक्रीज कर रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बताइए पी ब्लॉक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकते हैं, +8 इनर्ट गैस के केस में। उसके बाद फिर मैंने बताया था 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से शो हो रही थी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब देखना यहां इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो अगर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 2 यूनिट कम कितनी हो जाएगी, +1। तो 2 यूनिट कम, आप 2 कम कर दो, +1 बची। यहां से आप 2 कम कर दो तो कितनी बची, +2। यहां से 2 कम कर दो, +3। यहां से 2 कम कर दो, +4। यहां से 2 कम कर दो, +5। यहां से 2 कम कर दो, +6। ये किसकी वजह से शो हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए कि नहीं? बाकी भी और भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। सर बची हुई ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात पर डिपेंड करती हैं, तो बची हुई ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिपेंड करती हैं कि आपका जो एटम है वो किस तरह से कंबाइंड है किसी अदर एटम से। समझ पाए? तो वो आप हल्के हल्के सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। समझ पाए? तो ये थी टेबल जो एनसीईआरटी ने आपकी बनाई है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आगे हम रीड करते हैं एनसीईआरटी। देखो लिखा हुआ है, लिखा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दीज 2 कौन कौन सी, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, दो इसकी बात कर रहा है। एनसीईआरटी कह रही है द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई 2 कौन सी वाली, एक हायर और दूसरी 2 यूनिट कम, जो किसकी वजह से शो हो रही थी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। बिल्कुल, अगर बोरोन फैमिली की मैक्सिमम कितनी है, +3, और आपकी 2 यूनिट कम कितनी है, +1। कार्बन फैमिली की मैक्सिमम कितनी है, +4, और 2 यूनिट कम कितनी है, +2। तो ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है, भाई अलग अलग है ना ग्रुप टू ग्रुप। समझ पाए? तो यही एनसीईआरटी आपकी लिखती है may vary from group to group and will be discussed at appropriate places। मतलब जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इसको रीड करते जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको सारी एक जगह पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी जहां जहां एनसीईआरटी की लाइन में आएंगी वो लाइन हम रीड करते जाएंगे। उसके बाद एक लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल। देखो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा समझना इस बात को। मैं आपको टेबल यहां दिखाना चाहूंगा एक बार, वो सिंपल सी बात है। पहले टेबल देख लेते हैं यहां पर। तो एनसीईआरटी रीड करने से पहले हम आपको पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो दिख रहा है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने दिखाया है। अब एक बात समझना है यहां पर, ये जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये जो सर्किल में एक बना रहा हूं, ये सर्किल, ये सबका सब क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका पी ब्लॉक
एलिमेंट। अब देखना यहाँ पर ये एक लाइन मैंने खींची है ब्लू कलर से, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये आपके पास टेबल होगी, इसमें देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके मेटेलॉइड्स को। ये सबके सब क्या मेटेलॉइड्स जो एक कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपके मेटेलॉइड्स हैं। इन मेटेलॉइड्स के राइट में रखा गया नॉन मेटल्स को और इस मेटेलॉइड्स के लेफ्ट में रखा गया मेटल्स को। समझ पाए कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। समझ पाइए? ये कह दो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तभी तो जो राइट में रखा गया पीरियोडिक टेबल के वो नॉन मेटल है और जो लेफ्ट में रखा गया वो क्या आपका मेटल। अब सर बात ये है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर? तो ये मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से आपका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है वो आपका इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन फोर्सेज इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो अगर अट्रैक्शन फोर्सेज इंक्रीज कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। तो अगर ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा डिफिकल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव ही नहीं कर पाओगे इसका मतलब है वो अच्छा मेटल नहीं है, वो अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। वो अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझ पाए कि नहीं? इसी वजह से मैंने डिटेल आपको कहां बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप यहां देखना, यहां हम इधर जा रहे हैं, अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल के राइट में सब सारे एलिमेंट्स आपके कौन से नॉन मेटल्स, उसके लेफ्ट में कौन से आपके मेटल। समझ पाए? उसके बाद अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आने पर मैं अभी पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो टॉप टू बॉटम आने पर आपको पता है कि जेड इफेक्टिव आपका क्या होता था, आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बात कर ले अगर हम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती थी। समझ पाए? बिकॉज एटम का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाता है तो एटम का साइज अगर सेल्स दूर होती जाती है और अगर सेल दूर होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा इजी। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करोगे वो उतना अच्छा क्या होगा आपका, उतना अच्छा मेटल होगा। समझ पाए कि नहीं? तो नीचे आने पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता जाता है। समझ पाए कि नहीं? बिकॉज इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू करेगी डिक्रीज। तो वो सिंपल सी बात है, देखना समझना। पी ब्लॉक में एक बहुत ही मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि पी ब्लॉक एक अकेला इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटेलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल तीनों टाइप्स के आपके एलिमेंट्स मिलेंगे। बाकी डी ब्लॉक में आपके सब मेटल हैं, एस ब्लॉक में मेटल हैं, एफ ब्लॉक में मेटल हैं। केवल पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये जो आपको लाइन दिख रही है ये जो सेम कलर है ये क्या आपके मेटेलॉइड्स, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाला कलर दिख रहा है ना, ये कलर जो आपको मैंने लाइन खींची है ये आपके क्या मेटल है और बाकी बचे हुए ये जो आपको दिख रहे हैं ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है आपके नॉन मेटल। मतलब एक पी ब्लॉक के अंदर तीनों टाइप्स की कैटेगरी देखने को मिल रही है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। समझ पाए? आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे ही लिखती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। चलो अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में कि आपके मेटेलॉइड और आपके मेटल और नॉन मेटल तीनों एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर आपका डिक्रीज करेगा बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यह आपको पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद इनफैक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट, जो नीचे रखे हुए एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट इन ईच पी ग्रुप इज द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। कहने का मतलब है जो नीचे वाले एलिमेंट है वो मोस्ट मेटेलिक है। भाई अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक। तो जो आपके हैवियर एलिमेंट है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है ड्यू टू, आपका रीजन आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद दिस चेंज फ्रॉम, ये जो चेंज आ रहा है नॉन मेटेलिक से मेटेलिक, ये जो बीच का जो चेंज आ रहा है तो लिखा हुआ है दिस चेंज
फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब नॉन मेटेलिक से मेटेलिक की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मेटेलिक कैरेक्टर, ब्रिंग डाइवर्सिटी इन दी केमिस्ट्री। इसी की वजह से आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सर क्या क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो देखते हैं। ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग, मतलब ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि जो एलिमेंट हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। समझ पाए? आगे लिखा इन जनरल, अगर हम एक जनरल बात करें, नॉन मेटल, जो आपके नॉन मेटल है मतलब जो राइट में रखे गए पीरियोडिक टेबल के, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब, समझ पाए, और फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बोल रहे हैं नॉन मेटल हैव इन जनरल नॉन मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल, आप इधर जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, पीरियोडिक टेबल याद करो, तो अगर इधर जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा ना, और अट्रैक्शन इंक्रीज करने की वजह से क्या आप आसानी से जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, क्या उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, बिकॉज न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उस इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज बढ़ गया आपका, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। समझ पाए? तो यही एनसीईआरटी आपकी लिख रही है, नॉन मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, जो राइट में रखे गए हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। समझ पाए? हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी ज्यादा है। फिर वही बात पीरियोडिक टेबल, देखो पीरियोडिक टेबल अगर आपको कंफर्म है, अच्छे से आती है, तो ग्रुप में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। फिर ग्रुप में जो अलग से हमें पढ़ना पड़ता है वही हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल मैंने वो डिटेल्स में पढ़ाई है, हालांकि रिवीजन सेशन है अपना, तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लाइक का रिवीजन ही पढ़ाया गया है, बट फिर भी इतना जरूर बता दिया गया आपको कि चीजें कैसे आप मैनिपुलेट करोगे। समझ पाए? तो लिखा हुआ है यहां पर एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। देखो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है क्या? वो सिंपल सी बात है, इट इज टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, ये भी तो एक अट्रैक्शन ही है। वही है क्या? वो इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो जल्दी अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप सोचो तो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा क्यों है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए ना, और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, डिटेल आपको जो मैंने बताई है वो आपको पीरियोडिक टेबल में ही बताई है। समझ पाए? यहां में अप्लाई पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देन द मेटल्स, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, बिकॉज मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। उसके बाद लिखा हेंस इन कंट्रास्ट, बिल्कुल इसके अपोजिट, टू मेटल विच रेडली फॉर्म कैटायन। भाई मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो वो आसानी से कैटायन बना देंगे। तो नॉन मेटल आसानी से एनायन बना लेते हैं और मेटल आसानी से कैटायन बना लेते हैं। समझ पाए? रीजन आपके सामने है। तो लिखा है रेडली फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल रेडली फॉर्म एनायन। मेटल आसानी से क्या बनाएंगे आपके? मेटल आसानी से बना लेते हैं आपके कैटायन, और नॉन मेटल आसानी से बना लेते हैं एनायन। तो आगे एनसीईआरटी लिख रही है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब ऐसे कंपाउंड जो किससे बने? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से, जैसे आप फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्लोरीन है। रिएक्टिव नॉन मेटल विद हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल का क्या मतलब है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल का क्या मतलब है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो कह रहे कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनता है? आयनिक। ये आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एस ब्लॉक में भी मैंने बताया आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक एलिमेंट आपका नॉन मेटल होगा, एक एलिमेंट राइट में रखा गया, दूसरा एलिमेंट लेफ्ट में रखा गया है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बहुत ज्यादा हो गया ना। और अगर गैप बहुत ज्यादा हो गया तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गया, और ऐसे एलिमेंट्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है आपका? आयनिक बॉन्ड। तो यही आपकी एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी ने लिखा है विद हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक बॉन्ड। जनरली कैसा बनता है? आयनिक बॉन्ड। देखो जनरली वर्ड क्यों यूज किया है?
कुछ एलिमेंट ऐसा नहीं कि ऑलवेज आयनिक ही बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी केमिकल बॉन्डिंग में, हालांकि बता चुका हूं, आगे भी आएंगी कुछ चीजें अभी। जनरली आयनिक बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस। आप सिंपल सा जानो, जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वहां आपका कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, समझ पाए। उसके बाद इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, मतलब अगर नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बन रहा है आपका, तो वो कैसा बनेगा, नॉन मेटल के बीच में आपका बनता कोवेलेंट कंपाउंड, समझ पाए। तो ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखती है on the other hand compound formed between non-metals themselves are largely covalent in character। वो कैसा होगा नेचर में आपका, largely covalent character उसमें ज्यादा होगा, समझ पाए कि नहीं। ये सब चीजें आपको आती है, मैं पढ़ा चुका हूं, अभी हम थोड़ा सा रीड कर रहे हैं बस। बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, बिल्कुल भाई नॉन मेटल, एक कार्बन है और दूसरा मान लिया आपने ऑक्सीजन है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं हुआ ना, या एक ऑक्सीजन है एक फ्लोरीन है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं हुआ ना। तो ऐसे एलिमेंट्स आपस में कैसे कंपाउंड बनाते हैं, उनमें ज्यादा कैरेक्टर किसका आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर उनमें ज्यादा आता है कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। व्हाट, एक कंपाउंड नॉन मेटल है दूसरा मेटल है, उनसे जो बॉन्ड बनते हैं उसमें ज्यादा कैरेक्टर कैसा आता है, आयनिक, और लेस कैरेक्टर कैसा आता है उसमें, कोवेलेंट। तो बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी अब तक। आगे, द चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ द ऑक्साइड दे फॉर्म। देखो हम कैसे डिफरेंस करते हैं मेटल और नॉन मेटल में, बहुत सिंपल सी बात है। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है द चेंज फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटेलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड दे फॉर्म। जैसे द नॉन मेटल, जो आपके नॉन मेटल होते हैं, मतलब जो राइट में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के, तो द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, वो कैसे होते हैं, एसिडिक। जैसे कार्बन ऑक्सीजन CO2 एसिडिक होगा, और आपका SO2 एसिडिक होगा, SO3 एसिडिक होगा, H2SO4 एसिडिक होगा। ये सब किससे बने, नॉन मेटल से बने हुए हैं ना। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, अब वो होते हैं आपके ऑक्साइड जनरली। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, देखो आप केवल 4 याद रखना न्यूट्रल, N2O, H2O, CO और NO। इनके अलावा जितने भी आपके एसिडिक ऑक्साइड, जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड है, वो सबके सब एसिडिक मिलेंगे। 4 आप याद रखना, H2O, N2O, NO और CO। ये है क्या, ये नॉन मेटल के ही ऑक्साइड है, बट नेचर में कैसे हैं आपके, नेचर में न्यूट्रल, समझ पाए। तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन कौन होते हैं यहां लिख लेना आपका, एक होता है H2O वाटर न्यूट्रल है, एक होता है आपका H2O, एक होता है N2O लाफिंग गैस जिसे सूंघने के बाद आप हंसते रहते हो, उसके बाद आपका एक होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस NO। ये 4 को छोड़ के बाकी सबके सब आपके ऑक्साइड नॉन मेटल के कैसे होंगे, एसिडिक। ये चारों कैसे हैं आपके, न्यूट्रल। याद रखना N2O, H2O, N2O, CO, NO। कोई ट्रिक नहीं बनाना, वो सिंपल सी बात है, H2O, N2O, CO, NO। बस 2-3 बार आप याद करोगे अपना आप याद हो जाएंगे। Whereas, जबकि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे सोडियम का ऑक्साइड, जैसे आप Na2O, K2O, RB2O, ये CaO, MgO, और आपका और भी जितने भी मेटल के ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होंगे आपके, बेसिक। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, या आपके जो तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला पैराग्राफ। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है, द फर्स्ट मेंबर of the P block differ from the remaining members of their corresponding group in two major respects। देखो 2 रिस्पेक्ट्स में, कौन कौन से, कहने का मतलब ये है आपकी एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि आपका जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक के हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने बाकी मेंबर से कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अब 2 प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, उसके 2 रिस्पेक्ट एनसीईआरटी यहां पर बताती है। पहला क्या देखना, एनसीईआरटी कह रही है फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। मतलब पहली प्रॉपर्टी आपका पहला क्या है, वो पहला रीजन है आपका साइज, और वो सारी प्रॉपर्टी जो साइज पर डिपेंड करती हैं वो सबकी सब क्या है, अलग होंगी अपने बाकी मेंबर से। समझ पाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि पी ब्लॉक के ईच एलिमेंट्स का
ईच पी ब्लॉक के ईच ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने बाकी मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। वो अलग प्रॉपर्टी शो करने के उसके दो रिस्पेक्ट हैं, पहला उसका साइज है और दूसरा उसका अभी हम पढ़ेंगे क्या है। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड करती हैं वो सबकी सब अलग ही होंगी आपकी फर्स्ट एलिमेंट की। तो लिखते हैं फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन साइज। दस द लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइटेस्ट मतलब सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं जो ऊपर हैं, मतलब आप कह सकते हैं हायर एलिमेंट। द लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट सो द सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस एज द लाइटेस्ट एस एलिमेंट्स, एस ब्लॉक्स एलिमेंट। देखो जब मैंने आपको एस ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ग्रुप का सबसे पहला मेंबर लिथियम, और लिथियम अपने बाकी मेंबर से अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता था, और मैंने आपको बताया था कि उस प्रॉपर्टी को बोला था एनामलस प्रॉपर्टी। समझ पाए? ऐसे ही सेकंड ग्रुप का आपका बेरिलियम सबसे अलग, जो आपका बेरिलियम था वो सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता था, और उस प्रॉपर्टी को मैंने आपको बोला था एनामलस प्रॉपर्टीज। ऐसे ही पी ब्लॉक का हर एलिमेंट कुछ ना कुछ, पी ब्लॉक के हर ईच ग्रुप का, पी ब्लॉक के ईच ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने बाकी एलिमेंट से अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। वो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम एंड बेरिलियम की तरह बिल्कुल। उसके बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिखा हुआ एनसीईआरटी भी लिख रही है बेटा कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मतलब दूसरा जो डिफरेंस है, पहला तो साइज हो गया, साइज की वजह से स्मॉल साइज है ना भाई, पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक के हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसका साइज सबसे छोटा है, तो उसके साइज की बेस से अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन दूसरा जो है वो है उसका दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी लिख रही है द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच अप्लाइज ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो केवल अप्लाई होता है ओनली टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो आपका अप्लाई होगा। वो क्या है? अराइजेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल, अब मैं आपको बताऊंगा, अब सही कंसेप्ट यहां से जनरेट होगा। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल से सीख चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड में आपका डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, और थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल की बिगिनिंग होती है, वहां से आपका स्टार्ट होता है डी ऑर्बिटल। और ये डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट केवल पी ब्लॉक में यहां पर लगेगा, और देखो किस तरह से लगेगा। अराइजेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट, वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, मतलब कहां से स्टार्ट होगा आपका वो थर्ड पीरियड से। एंड देयर लैक इन सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्या डी ब्लॉक, क्या डी ऑर्बिटल आपका सेकंड पीरियड में देखने को मिलता है? नहीं मिलता। ये तो आप जानती हैं ना पीरियोडिक टेबल से कि सेकंड आपका वेकेंट ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है? वेकेंट ऑर्बिटल आपका स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से। समझ पाए? उसके बाद द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम दी बोरॉन, बिल्कुल भाई आपका लिखा हुआ एनसीईआरटी लिख रही है द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन। भाई सेकंड आपका जो पी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट कौन है? बोरॉन। और बोरॉन कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड पीरियड से। तो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल तो स्टार्ट होता है आपका थर्ड पीरियड से, और जबकि बोरॉन प्रेजेंट है आपका सेकंड पीरियड में। तो इसी का हम एप्लीकेशन आगे पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द बोरॉन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4, मतलब आपका जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो आपकी जो कोवेलेंसी आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं। मैंने आपको अगर एक जनरल वर्ड में आपको बताऊं एक लाइन में, तो मैक्सिमम सेंट्रल एटम आपका कितने बॉन्ड से डायरेक्टली, कितने कोवेलेंट बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है, वही आपका क्या कहलाता है? कोवेलेंसी। तो आपको जो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, जैसे आपका बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये जो मेंबर है आपके, वो 4 कोवेलेंसी से ज्यादा कोवेलेंसी शो नहीं कर सकते, 4 कोवेलेंसी से आपने आपको एक्सपैंड नहीं कर सकते। सर क्यों? तो क्यों का रीजन है इसका, ड्यू टू इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी कोवेलेंसी को फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते। अभी मैं रीजन बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि क्यों एक्सपैंड नहीं कर सकते। पहले एनसीईआरटी को हम कुछ लाइनें पढ़ें, फिर दोबारा से इस लाइंस को पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है फ्रॉम बोरॉन द रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम
कोवेलेंस ऑफ 4, मतलब सेकंड पीरियड की जो एलिमेंट हैं वो आपकी 4 कोवेलेंस से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं शो कर सकते। यूजिंग 2s 4 कोवेलेंसी कैसे शो करेंगे, एक तो वो 2s ऑर्बिटल को यूज करेंगे एंड 3 2p ऑर्बिटल को यूज करके। भाई एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल 2p के, टोटल कितने हो गए 4, तो 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपके, समझ पाए। सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, वो भी किस किस को यूज करेंगे 2s, एक ऑर्बिटल 2s का एंड 3 ऑर्बिटल 2p के, समझ पाए। सर ये 3p या 3d क्यों नहीं यूज करते, इनके पास है ही नहीं ना 3d, तो यूज कहां से करेंगे अभी दिखाऊंगा। तो देखना यहां पर ऑर्बिटल इन कंट्रास्ट, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट द थर्ड पीरियड एलिमेंट, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, कहने का मतलब है एल्यूमिनियम है आपका, सिलिकॉन है आपका, ये जो है ये आप बोल सकते हो फॉस्फोरस है आपका, ये सब इनकी बात कर रहे हैं। द थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3pn। सर 3s2 3pn क्यों है, n इसलिए है बिकॉज हम बात कर रहे हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स की, मतलब कहां से लेके 3pn, n का मतलब यहां पर है 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक आप मैक्सिमम फिल कर सकते हो। तो यही आपका लिखा हुआ 3s2 3pn हैव द वैकेंट 3d ऑर्बिटल, इनके पास क्या होता है आपका 3d ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड के बाद जो आपका थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा उसके पास आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल का हम फायदा उठाते हैं। आपका फायदा उठा के हम करेंगे क्या, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के एटम से, थर्ड पीरियड एलिमेंट से, तो होगा क्या, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं 4 से भी ज्यादा, 6 5 6 तक लेके जा सकते हैं। जनरली हम 6 तक ही पढ़ते हैं, 7 तक भी जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन हम जनरली जो हमारे सिलेबस में है वो 6 7 तक ही है, समझ पाए। तो आप यूज करेंगे कोवेलेंसी कैसे बढ़ाएंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज करके, लाइंग बिटवीन द 3p एंड द 4s, क्या क्या यूज करेंगे 3p ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल आप यूज करेंगे 3p के एंड द 4s लेवल ऑफ द एनर्जी यूजिंग। अब थोड़ा सा मैं आपको अब एक सीट के जरिए दिखाता हूं, फिर हम वापस आएंगे इसी पैराग्राफ पर। चलिए अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्यों बोरोन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता और क्यों आपका एल्यूमिनियम या फास्फोरस 4 से ज्यादा कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली लाइन, बोरोन फॉर्म ओनली BF, यहां लिखा हुआ बोरोन फॉर्म ओनली BF4 माइनस आयंस, व्हाट डज नॉट फॉर्म VF6 3 आयंस, समझ पाए क्यों, वेयर एज एल्यूमिनियम फॉर्म LF6 आयंस 5। भाई आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो बोरोन है वो केवल BF4 बनाता है बट BF6 नहीं बनाता, जबकि इसी की फैमिली का अगला मेंबर एल्यूमिनियम ये LF6 बना सकता है। इसका रीजन बताइए। तो वो सिंपल सा है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एल्यूमिनियम क्यों अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लेता है, LF6-3 क्यों बना लेता है एल्यूमिनियम। तो देखना ये आपका एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसकी आउटर सेल कौन सी है 3s2 3p1। आउटर सेल पहचानने का सिंपल सा तरीका मैं बता चुका हूं कई बार। क्या तरीका है कि जो सबसे बड़ी सेल होंगी वही आपकी आउटर मोस्ट सेल होंगी और वही वैलेंस सेल होंगी, समझ पाए। तो यहां देखना एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और अभी आपका एल्यूमिनियम है ना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो इसके पास 3d भी प्रेजेंट होगा। भाई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ये तो आप जानती है, रिवीजन सेशन है ये, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इसके पास 3d प्रेजेंट होगा। और अगर उसके पास 3d प्रेजेंट है इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी स्पेस खाली है, अभी भी उसके पास 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें अब वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है। तो देखना यहां पर 3 ऑर्बिटल तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अभी इसके पास होगा क्या, अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा, तो ये बना आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा, अभी मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होकर चला गया, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए ना, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, समझ पाए। अब देखना हमें बनाना है LF6 माइनस, तो 3 माइनस का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से हमने गेन कर लिए, तो मैंने माना 3 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से गेन कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। भाई हमारे पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल था, ये आपका 3d है, ये आपका यहां पर 2d, मतलब ये जो 3d ये वाला 3d ये लिखा हुआ 3d ऊपर, तो 3d ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट थे तभी तो हमने इनको यूज कर लिया, समझ पाए कि नहीं।
तो यहाँ पर देखना हमारे पास ये 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और हमने इनको यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये फिल कर दिया, एक ये 3 नेगेटिव का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए। अब हमारे पास 6 फ्लोरीन है और फ्लोरीन का आपको पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ना। तो फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाया इनके बीच में, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 3d ऑर्बिटल नहीं होता तो क्या आप मुझे बताओ, क्या ये 2 बॉन्ड बन पाते, नहीं बन पाते ना। क्या ये 2 ऑर्बिटल डी के यूज हो पाते, नहीं हो पाते। इसका मतलब वैकेंट डी प्रेजेंट होने की वजह से एल्यूमिनियम ने अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लिया, 4 से 6 कर लिया। समझ पाए। अब यहां देखना, तो ये तो हुई बहुत क्लियर सी बात। अब एक ऑर्बिटल एस का, यहां पर 3 ऑर्बिटल पी के, भाई 1 2 3 ऑर्बिटल पी के और 2 ऑर्बिटल किसके यूज हुए, डी के। तो एक ऑर्बिटल एस का, 3 ऑर्बिटल पी के, 2 ऑर्बिटल डी के। इससे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d2। भाई 3 ऑर्बिटल पी के यूज हुए हैं ना, 3 ऑर्बिटल पी के और 2 ऑर्बिटल डी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। Al6 - 3 का हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे करके निकाल सकते हो। समझ पाए। उसके बाद अब बात यह है कि Lf6 सर बोरोन की केस में तो Bf6 - 3 एग्जिस्ट नहीं करता, बट एल्यूमिनियम के केस में आपका एग्जिस्ट करता है। सर क्यों, तो रीजन क्या है, फिर वही रीजन के एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि अभी और इलेक्ट्रॉन को ये रख सकता है। तो यही लिखा हुआ है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एल्यूमिनियम कैन इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी एंड कैन फॉर्म Lf6 - 3, वो फॉर्म कर सकता है। जबकि बोरोन के केस में ऐसा नहीं होता, बोरोन के पास वैकेंट डी है ही नहीं। अगर बोरोन के पास वैकेंट डी एब्सेंट है तो बोरोन अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा सकता, बोरोन Bf6 - 3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो केवल किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Bf4- की फॉर्म में। यहां देखना बोरोन, ये आपका बोरोन है 1s2 2s2 2p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर सेल कौन सी है, 2s2 2p1। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपको पढ़ाया था कि बोरोन 4 कोवेलेंसी को शो करता है। कौन कौन सा, एक ऑर्बिटल 2s का यूज करता है, एक ऑर्बिटल 2s का यूज करेगा और 3 ऑर्बिटल आपके किसका यूज करेगा, 2p के ऑर्बिटल यूज करेगा। तो एनसीईआरटी की लाइन थी, देखो 3 ऑर्बिटल आपके यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है 2p के, और एक ऑर्बिटल 2s का यूज कर रहा है बोरोन। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएगा अगले ऑर्बिटल में, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। अब यहां से कितने फ्लोरीन है, 4। तो 4 फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर। एक नेगेटिव का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर फिल कर दिया। समझ पाए। अब इसका मतलब है हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, तो ये 4 अदर एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है। 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन। भाई फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक इससे शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। समझ पाए कि नहीं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये बन गए बॉन्ड। अब देखना यहां पर एक ऑर्बिटल s का यूज हुआ, 3 ऑर्बिटल p के यूज हुए, तो टोटल कितने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। अब यहां बात ये है कि सर बोरोन Bf6 - 3 में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर देखना, क्या बोरोन के पास 3d ऑर्बिटल है, नहीं है। तो अगर बोरोन के पास 3d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या बोरोन अपनी कोवेलेंसी को फर्दर बढ़ा सकता है, नहीं। सर क्यों, बिकॉज जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, स्पेस तो बचा ही नहीं बोरोन के पास, 3d तो है ही नहीं बोरोन के पास। जब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं बोरोन के पास तो बोरोन अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको स्पेस नहीं दे सकता बोरोन। इसी वजह से बोरोन मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है, 4। बोरोन ही छोड़िए, आपके पी ब्लॉक में फर्स्ट मेंबर, पी ब्लॉक के हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। समझ पाए, मैक्सिमम 400 करता है। उसके बाद देखना यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन कैन नॉट एक्सपैंड। बोरोन आपका एक्सपैंड नहीं कर सकता, इट्स कोवेलेंसी, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, एंड कैन नॉट फॉर्म, इसको कर लेना Bf6-, क्या नहीं बना सकता यहां पर, Bf6- नहीं बना सकता, एंड कैन नॉट फॉर्म Bf6 3- आयन। समझ पाए,
यहां थोड़ा सा यहां देखना, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा BF6 4 माइनस, समझ पाए, 3 माइनस, 3 माइनस, समझ पाए कि नहीं। तो आप बता सकते हो कि BF6 3 माइनस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन तो अब हम एक देखते हैं क्वेश्चन, लिखा हुआ PCl5 एग्जिस्ट या फॉर्म वेयर एज NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई क्या रीजन है कि आपका PCl5 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारे एप्लीकेशन है वैकेंट डी ऑर्बिटल की। अब बच्चा कहेगा सर एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, तो बेटा तुम मूर्ख हो। बिकॉज क्यों? बिकॉज आपका ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उसका एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक भी वर्ड में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा रहा हूं, समझ पाए। तो जो पढ़ा रहे हो ईमानदारी से पढ़ते रहो। मैं एप्लीकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को इंक्लूड कर रहा हूं, समझ पाए कि नहीं। एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो आपकी काम की चीज है वो जरूर पढ़ाऊंगा आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो आपसे पूछी जाती है। और थोड़ी सी हमें एक्सटेंड भी होना पड़ेगा ना, चीजों को एडवांस होना पड़ेगा ना। तो लिखा हुआ है PCl5 एग्जिस्ट या फॉर्म वेयर एज NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई की रीजन बताइए कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं एक लाइन में आपको आंसर बताऊं तो फॉस्फोरस के पास ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है जबकि नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, जबकि वेयर एज फॉस्फोरस कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी। समझ पाए कि नहीं। तो अब यही लिखा हुआ है, इसका देखो मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। ड्यू टू नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल वेयर एज फॉस्फोरस है वैकेंट डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा लेके जा सकता है, समझ पाए। उसके बाद जैसे नाइट्रोजन, एक मैं दिखाता हूं कि कैसे हुआ ये। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, 2 ऑर्बिटल आपके s में, 3 ऑर्बिटल आपके p में, 3 ऑर्बिटल यहां पर फिल कर लेना, ये आपकी मिस प्रिंटिंग है, 3 ऑर्बिटल मैंने फिल कर दिए। उसके बाद देखो 2s ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल, एक आपका 2s का ऑर्बिटल और 3 2p के ऑर्बिटल है, समझ पाए कि नहीं। आप देखना होगा क्या, हम बना क्या रहे हैं आपका, हम बना रहे हैं एक्चुअली इससे क्या बना, ये NCl3 बन गया ना इससे। तो भाई इसके केवल NCl3 बन गया बिकॉज 3 ऑर्बिटल, केवल 3 क्लोरीन ही तो इनसे बॉन्ड बना सकते हैं 3 ऑर्बिटल से। यहां तो फिल है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो NCl3 तो यहां पर बन गया। तो NCl3 यहां मैंने बनाया 1s + 3p, ये sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बिकॉज एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल यहां पर आपके p के sp3। लेकिन फॉस्फोरस के केस में देखना, अब बताइए नाइट्रोजन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं ना। तो नाइट्रोजन आप कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है यहां पर आपका, नाइट्रोजन केवल 3 कोवेलेंसी शो करेगा। क्या ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है? तो नहीं। आप जानते हैं NH4 प्लस यहां पर, तो ये आपके पास NH4 जो प्लस है इसमें बताइए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? 4। लेकिन अब ये 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसी वजह से केवल ये 4 मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो कर सकता है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो आगे अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ाएगा। इसी वजह से आपका NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि आप PCl5 के केस में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां पर 2 ऑर्बिटल s में फिल कर दिए और 3 ऑर्बिटल p में फिल कर दिए, यहां पर देखना। और अभी भी आपके पास फॉस्फोरस है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना ये। और अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, 3d ऑर्बिटल। तो अगर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है ना, फर्दर इंक्रीज कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। तो यहां देखना इसी वजह से फॉस्फोरस, अब यहां जैसे इसके पास ये 3s ऑर्बिटल है, अगर मैं इसकी बात करूं ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पहुंच गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये फिल कर लेना।
1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना सकता है। तो क्लोरीन, यहां आया क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। तो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे तो इससे शेयरिंग कर लेंगे, 2 3 4 और 5। बताइए पांचवा बॉन्ड बना क्यों? बिकॉज पांचवा बॉन्ड इस वजह से बन गया बिकॉज फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट था, जबकि नाइट्रोजन के पास 3d ऑर्बिटल था ही नहीं। इस वजह से नाइट्रोजन, आपका जो नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बना सकता। फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल है तो वो आपका नाइट्रोजन, जो आपका फास्फोरस है, वो क्या बना सकता है? वो फर्दर अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है और क्या बना लेगा? आपका PCl5। समझ पाए? उसके बाद एक ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P के और 1 ऑर्बिटल D का यूज हुआ। टोटल कितना हुआ? sp3। D इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखना लिखा हुआ है Si-F6-2 एग्जिस्ट वेयर एज Si लिखा हुआ है आपका Si-F6-2 एग्जिस्ट वेयर एज CF6-2 डज नॉट CF6-2 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? क्यों? वही रीजन है यार। सिलिकॉन के पास क्या, देखो फिर दोबारा से, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी प्रेजेंट है ना, इसके पास डी प्रेजेंट है तो ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, जबकि कार्बन तो सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसके पास क्या डी प्रेजेंट है, इसके पास डी एब्सेंट है तो ये अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा सकता। और अगर ये अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा सकता तो मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो करेगा? मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो करेगा, जिससे आप देखते हैं CH4। कार्बन सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल मेटल से 4 हाइड्रोजन अटैच है तो मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो करेगा? 4। क्या ये CF6-2 बनाएगा? नहीं। तो अगर कोई पूछे इसका रीजन क्या है तो रीजन यही है कि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, जबकि कार्बन के पास वैकेंट डी एब्सेंट है, वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता। तो लिखा हुआ है एग्जिस्ट बिकॉज द सिलिकॉन है वैकेंट डी ऑर्बिटल और CF6-2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द कार्बन हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। उसके बाद PCl3 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि PCl3 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ये भी एप्लीकेशन है, डी आपका डी ऑर्बिटल का एप्लीकेशन ही है। PCl3 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हाट NCl3 कैन नॉट। भाई आपका जो PCl3 है वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर, जबकि NCl3 कैन नॉट हाइड्रोलिसिस। भाई इसका रीजन क्या? बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो फास्फोरस के पास वैकेंट डी है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं है, तो अगर फास्फोरस के पास वैकेंट डी है तो फास्फोरस लोन पेयर, आने वाले लोन पेयर को रख सकता है, जैसे यहां मैंने दिखाया भी है, बिकॉज फास्फोरस हैव डी ऑर्बिटल्स इन विच द लोन पेयर ऑफ H2O, जो H2O का लोन पेयर अकोमोडेटेड, वेयर एज नाइट्रोजन हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो H2O के लोन पेयर को नहीं रख सकता। देखो कैसे, यहां फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये मैंने लिखा यहां पर। तो यहां अब इसके पास 3s है, 3p है और क्या 3d खाली है ना पूरा का पूरा। तो अगर 3d खाली है तो फास्फोरस के पास क्या खाली है? देखना यहां पर 3d, तो वैकेंट डी प्रेजेंट है ना, तो जो H2O के लोन पेयर है इसके वैकेंट में एंट्री कर जाएंगे। इसका मतलब है यहां इसके 2 लोन यहां एंट्री कर जाएंगे लोन पेयर, और अगर ये वाटर के लोन पेयर यहां एंट्री कर जाएंगे, इसका मतलब है कि रिएक्शन हो जाएगी, इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन के केस में देखना 2s है 2p है, क्या 3d है ही नहीं। और अगर 3d नहीं है तो वाटर के लोन पेयर कहां जाएंगे? वाटर के लोन पेयर जाएंगे ही नहीं कहीं। और अगर वाटर के लोन पेयर के लिए जगह ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो क्या आपका जो लिखा हुआ है यहां पर जगह ही नहीं है, तो क्या आपका NCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं सर, बिकॉज नाइट्रोजन के पास तो जगह ही नहीं है वाटर के लोन पेयर को रखने के लिए, जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वाटर के लोन पेयर को रख सकता है और हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। समझ पाए? तो यहां लिखा हुआ PCl3, जो आपका PCl3 है, PCl3 हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका हाइड्रोलिसिस अकर हो जाएगी। जबकि आप यहां लिख सकते हैं, यहां पर अगर आपने NCl3 की हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखना लिखा हुआ है SiCl4 कैन अंडरगो
SiCl4 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट CCl4 कैन नॉट हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या? तो फिर वही सेम रीजन होगा क्या? SiCl4 सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो सिलिकॉन वाटर के लोन पेयर को रख सकता है, जबकि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या कार्बन वाटर के लोन पेयर को रख सकता है? क्या नहीं रख सकता? सेम रीजन। तो SiCl4 का होगा क्या? इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जबकि CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो SiCl4 silicon have vacant d orbital, so silicon can accommodate the lone pair of H2O। जबकि यहाँ कार्बन की हम बात करें, कार्बन have no vacant orbital, so कार्बन कैन नॉट accommodate the lone pair of H2O। कार्बन H2O के लोन पेयर को नहीं रख सकता, इस वजह से CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती और SiCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। समझ पाए ना मेरी बात को? अब हम देखिए यहां लाइन लिखी हुई है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी। मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं यहाँ पर? 4। जैसे आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है और ये बोरोन है, ये मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं? 4। जैसे CH4 यहाँ पर भैया आपका सेंट्रल मेटल है और कोवेलेंसी क्या है भाई? सेंट्रल मेटल से जितने डायरेक्टली एटम अटैच होंगे वही उसकी कोवेलेंसी होगी। तो कार्बन 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन आपका NH4 के फॉर्म में सब मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, और बोरॉन BF4 माइनस ये आपकी मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर सकते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट, जबकि बिकॉज दे हैव एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो अगर वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है तो क्या अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा पाएंगे? नहीं। अदर एलिमेंट्स का मतलब है अदर देन फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के कैन शो मोर देन 4 कोवेलेंसी, वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास भाई ऐसे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, तो इनके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना। तो अगर इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये अपनी कोवेलेंसी को फर्दर बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये अपना 3d ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं ना आसानी से। समझ पाए कि नहीं? एंड दीज एलिमेंट कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, और ये एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी पर। उसके बाद अब हम रीड करते हैं एनसीईआरटी लिखा हुआ इन कंट्रास्ट, इसके जस्ट अपोजिट द थर्ड पीरियड एलिमेंट, जो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, जैसे अभी मैंने आपको लिया एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है 4th ग्रुप का, और फॉस्फोरस है 5th ग्रुप का, और आपका आप कह सकते हो सल्फर है 6th ग्रुप का, ये सब, और पी ग्रुप विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p n का मतलब हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना 1 से लेकर 6 तक, हैव द वैकेंट 3d ऑर्बिटल, इनके पास क्या वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लाइंग बिटवीन द 3p ऑर्बिटल, मैंने आपको कहा ना 3p ऑर्बिटल यूज होता है, एंड द 4s लेवल ऑफ एनर्जी। समझ पाए? उसके बाद यूजिंग दीज डी ऑर्बिटल, जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो इस डी ऑर्बिटल का यूज करके द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंस अबव 4। यही आपको जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं ये 3d ऑर्बिटल को यूज करके अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, 4 से 5 6 कर सकते हैं। समझ पाए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है, वाइल बोरॉन फॉर्म ओनली BF4 माइनस, अभी तो मैंने बताया केवल बोरॉन BF4 माइनस ही बनाएगा, BF6 माइनस 3 नहीं बनाता, बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। समझ पाए? एल्यूमिनियम गिव्स LF6, जबकि इसी का दूसरी फैमिली का मेंबर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है ना थर्ड ग्रुप के, वो LF6 माइनस 3 बना लेता है, बोरॉन BF6 माइनस 3 नहीं बनाता। क्यों सर? बिकॉज एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, उस जो आपका 3d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ पाए? तो यही रीजन है आपका आयन द प्रेजेंस ऑफ दीज डी ऑर्बिटल, भाई इन दीज ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से इन्फ्लुएंसेस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट, इसी वजह से ये वैकेंट डी प्रेजेंट होने की वजह से जो हैवियर एलिमेंट है, कहने का मतलब है जैसे हैवियर नीचे वाले एलिमेंट है, सेकंड पीरियड को छोड़ के जो थर्ड या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, इनकी केमिस्ट्री, यही एनसीईआरटी ने आपको लिखा केमिस्ट्री ऑफ द हैवियर एलिमेंट
heavier element. The presence of these d orbital influences the chemistry of heavier element. heavier element की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है 3d ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने की वजह से। समझ पाए कि नहीं? उसके बाद सर क्या क्या फर्क पड़ता है? तो ये फर्क तो पड़ा, बोरॉन केवल Bf4-1 बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम Alf6-3 बना सकता है। कार्बन केवल CH4 बना सकता है, जबकि सिलिकॉन आपका Si-F6-2 बना सकता है। ऑक्सीजन आपका ऐसे ही, अब सिलिकॉन क्या बना सकता है आपका? वो सिंपल सी बात है ना। तो फर्क तो पड़ा कि नहीं पड़ा? फर्क तो पड़ा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसके बाद लिखा हुआ है अदर बेस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज, मतलब साइज एक तो फर्स्ट किसी भी पी ब्लॉक के, मतलब किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का साइज बहुत छोटा है, और साथ में जो थर्ड पीरियड से वेकेंट डी स्टार्ट हो रहा है, तो एनसीईआरटी लिखती है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कंबाइंड किसका? साइज का और वेकेंट ऑर्बिटल का। कंबाइंड, यहां कंबाइंड का मतलब है कि साइज और वेकेंट ऑर्बिटल का। तो द कंबाइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसेस, बहुत ज्यादा फर्क डालती है द एबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, देखो बात समझना। हर ग्रुप का पहला मेंबर आपका साइज में छोटा होगा, और अगर वो साइज में छोटा होगा तो साइज में छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे ना, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो आपको पता है कि जितना साइज में छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। कार्बन आपके पास, आपको पता है कि कार्बन के पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। उसका एक रीजन ये भी है कि कार्बन का साइज अपने ग्रुप में बहुत छोटा है। समझ पाए? तो अगर साइज छोटा है तो इसके पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड तेजी के साथ बाइंड होंगे, और बॉन्ड की अगर बॉन्ड एनर्जी, यहां बॉन्ड एनर्जी से मतलब है कि बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। समझ पाए कि नहीं? नहीं समझे इस बात को? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कार्बन के पास उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है बिकॉज उसका साइज है छोटा। तो साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड आपस में, मतलब बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसी वजह से कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आसानी से बनेगा, और कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आसानी से बनेगा। दूसरी बात, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है ना, तो अगर अपने ग्रुप में सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज सबसे छोटा है तो उनमें बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। समझ पाए कि नहीं? बिकॉज साइज छोटा है तो पास से तो बॉन्ड जल्दी बनेंगे। इसी वजह से जो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपके जो आपका डबल बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट डबल बॉन्ड नहीं बनाते, थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी आपके डबल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। व्हाट थर्ड पीरियड के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि सेकंड पीरियड के बीच में जो बॉन्ड, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है जितना कि वो स्ट्रांग होता है, बिकॉज सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज होता है छोटा, और अगर साइज छोटा है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है ज्यादा, बिकॉज वहां पर केवल बॉन्डिंग किस में हो रही है? 2p बॉन्डिंग हो रही है ना, और स्मॉल एटम आपस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करते हैं। जबकि अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी नहीं, और अगर अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो आपको पता है स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, स्ट्रेंथ भी बॉन्ड की उतनी अच्छी नहीं होगी। समझ पाए? तो छोटा साइज होने की वजह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना है वो नेचर में कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यही लिखा हुआ है, देखना, दीज एलिमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड, बिल्कुल पाई बॉन्ड बनाते हैं ये। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द हैवियर मेंबर, बिल्कुल फर्स्ट मेंबर ऑफ द एनी ग्रुप वो डिफर करता अपने बाकी मेंबर से। इट्स एबिलिटी टू फॉर्म, इसके पास एबिलिटी होती है फॉर्म करने की पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। उसके पास पी ऑर्बिटल है ना, तो पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा इटसेल्फ। जैसे ये आपका 2p पाई बॉन्ड है यहां पर, और ये क्या 2p पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2p है ना, और अगर 2p है यहां पर तो ये छोटे ऑर्बिटल है, और छोटे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होगी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है
वो स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। और किस वजह से ज्यादा होती है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। समझ पाए? उसके बाद देखो आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी में ही तो वो लिखा जैसे नाइट्रोजन, ये भी सेकंड पीरियड का ही तो मेंबर है, और अगर ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो ये भी क्या 2p ओवरलैपिंग। और 2p भाई सेम साइज के ऑर्बिटल हैं, तो इनकी सेम साइज की और सेम एनर्जी होगी इनकी, और सेम साइज के और सेम एनर्जी के या सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल आपकी ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं। एंड अदर टू सेकंड रॉ एलिमेंट, एंड जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ये भी सेकंड ग्रुप का, ये भी सेकंड ग्रुप का, ये कार्बन नाइट्रोजन दोनों सेकंड ग्रुप के हैं, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये भी दोनों सेकंड ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रिपल डबल बॉन्ड ये भी सेकंड ग्रुप के हैं। तो इस तरह की जो पाई बॉन्डिंग है, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, दिस टाइप मतलब इनके बीच में जैसे बन रहा है, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि जैसे कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है, मतलब इसकी जो आपकी पाई बॉन्ड इनका जो स्ट्रॉन्ग है, या पाई बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी है, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी है, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती, या वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो यही आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो अब आपकी एनसीईआरटी आगे लिखती है द हैवियर एलिमेंट डू फॉर्म पाई बॉन्ड व्हाट दिस इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो आपका पाई बॉन्ड बनाते ही हैं और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बनाते ही हैं, व्हाट आपके जो हैवियर एलिमेंट है, जैसे हम बात कर लें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, तो आपके जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो भी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। बट अगर बात करें कि सर कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या थर्ड पीरियड के एलिमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन दोनों में पाई बॉन्ड स्ट्रांग कौन बनाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रांग। सर रीजन क्या है? तो मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनका ऑर्बिटल्स क्या है, मतलब ये कह सकते हो वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मतलब इसमें यूज कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2p। तो अगर छोटे ऑर्बिटल होंगे तो छोटे ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, तो अगर वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की केस में, जो आपके थर्ड पीरियड की केस में वो होगा क्या, उसमें आपका पी तो यूज होगा ही होगा, लेकिन 3d भी यूज होगा ना। तो अगर 3d यूज होगा तो होगा क्या, अब जो ऑर्बिटल्स हैं आपके वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, उनका साइज बढ़ गया ना। अगर हम साइज की बात करें तो पी से बड़ा साइज किसका? डी का, या आप कह दो स्टेबिलिटी की, ये सिंपल सी बात करो एनर्जी की, तो पी से ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी की। तो अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड बनाने में तो उसकी एनर्जी है ज्यादा, और अगर उसकी एनर्जी है ज्यादा तो डी बॉन्ड से बनने वाला जो बॉन्ड होगा जिसमें डी ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व होगा, उससे बनने वाला जो आपका पाई बॉन्ड होगा वो नेचर में कैसा होगा? वीक होगा कंपेयर टू 2p ओवरलैपिंग से, या कंपेयर टू जो आपका सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ पाए कि नहीं? तो यही लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट पाई बॉन्ड तो बनाते हैं, व्हाट सेकंड पीरियड के पाई बॉन्ड से, जो सेकंड पीरियड के जो आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट्स, उनसे वीक बॉन्ड होता है। समझ पाए ना? वीक क्यों होता है? बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल यूज होता है, और अगर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो डी ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी है ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, और स्टेबिलिटी कम तो स्ट्रेंथ कम। समझ पाए? तो यही आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, दिस इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड। समझ पाए? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल कैसे यूज होता है। समझ पाए? चलो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहां पे लिया PO4 3-। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आप सीख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग से। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। तो मैं 3 मेरे पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो मैंने 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया, बाकी बचा 1 ऑक्सीजन, उसको डबल बॉन्ड से ऐड कर दो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? यहाँ पर 4 बॉन्ड है ना, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, तो केवल 4 बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक बात तो कंफर्म है कि p के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं,
और वो तीनों ऑर्बिटल कहां इन्वॉल्व हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में। तो मुझे बताओ ये सेंट्रल मेटल जो है आपका फास्फोरस, क्या इसके पास कोई पी ऑर्बिटल बचा? नहीं बचा, बिकॉज 3 ऑर्बिटल थे, वो तीनों के तीनों यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन इसके पास क्या बचा? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल अभी भी खाली है। तो अगर इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है तो बताइए पाई बॉन्ड बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 3D। समझ पाए कि नहीं? तो इसका यूज होगा 3D, जबकि ऑक्सीजन के पास आपका क्या है? सेकेंड पीरियड है, ये तो अभी इसके पास 2p है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना वो किससे बना? 3 किसका? p का, फास्फोरस का, और 2p किसका बना? आपका ऑक्सीजन का। तो ये जो पाई बॉन्ड बना ये 3D 2p पाई बॉन्ड आपका बना। उसके बाद सर ये जो 3D 2p है ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। अभी ओवरलैपिंग तो हो जाएगी, नो डाउट, ओवरलैपिंग हुई है तभी तो आपका ये बॉन्ड बना है, लेकिन उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी जितनी इफेक्टिव सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ये पाई बॉन्ड तो बना, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना जितना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपस में ओवरलैपिंग करके उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सर रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल सा है बेटा, यहां पर रीजन ये है कि इसमें डी ऑर्बिटल यूज हुआ और डी ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, स्ट्रेंथ कम। समझ पाए? तो यही आपकी एनसीईआरटी यही बोल रही है आपसे कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट पाई बॉन्ड तो बनाते हैं लेकिन सेकंड पीरियड की तुलना में कम स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाते हैं। उसका रीजन मैं आपको कई बार अभी भी बोल चुका हूं। उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देख सकती हैं, जैसे एक बहुत फेमस सा एग्जांपल H2SO4। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कई बार स्ट्रक्चर आप बना चुके हो उसका। ये सल्फर है, मैंने इसको 2 बॉन्ड से जोड़ा। यहां पर स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं वो केमिकल बॉन्डिंग में सिखा चुका हूं। मैं आपको अभी बता रहा हूं ओवरलैपिंग। अब यहां देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताइए? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका मतलब है सल्फर के तीनों p ऑर्बिटल यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब बताइए सल्फर के पास क्या बचा? 3D बचा ना भाई। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये तो आपको पता है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये जो आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है और ये जो आपका पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड इसका सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? 3D, बिकॉज 2p तो सारा p वाला तो यूज हो चुका है ना। और साथ में ऑक्सीजन का कौन सा यूज हुआ होगा? आपका p ऑर्बिटल। तो क्या मैं इस बॉन्ड को बोल सकता हूं कि सल्फर का 3D यूज हुआ, 3D, और ऑक्सीजन का 2p यूज हुआ? तो ये बॉन्ड कौन सा बना? 3D 2p बॉन्ड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसका मतलब है ये भी बना तो डबल बॉन्ड। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट डबल बॉन्ड तो बनाएंगे, बट उतना स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे जितना सेकंड पीरियड के एलिमेंट डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बना तो डबल बॉन्ड बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। समझ पाए? 2 एग्जाम्पल से मैंने आपकी लाइन को एनसीईआरटी की समझा दिया। अब हम दोबारा से रीड करते हैं एनसीईआरटी को। तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी की दोबारा से रीडिंग पर। चलिए अब हम करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग दोबारा। देखो अभी ये लाइन मैं आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं। लिखा हुआ है द हैवियर एलिमेंट डू फॉर्म पाई बॉन्ड। हैवियर एलिमेंट पाई बॉन्ड तो बनाते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। What this involve d ऑर्बिटल, बट इसमें क्या यूज होता है? आपका d ऑर्बिटल यूज होता है। जैसे 3D यूज हुआ था अभी 2 एग्जाम्पल में इससे पहले। समझ पाए कि नहीं? जैसे d पाई p पाई बॉन्ड और d पाई बॉन्ड। एज द d ऑर्बिटल आर ऑफ हायर एनर्जी। देखो अगर हम बात करें एनर्जी की तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करूं तो s से ज्यादा एनर्जी होती है p ऑर्बिटल के पास, और p ऑर्बिटल से ज्यादा d के पास, और d से ज्यादा f के पास। इसका मतलब है अगर मैं p और d की बात करूं तो बताओ p और d में एनर्जी किसकी ज्यादा? d की। तो अगर एनर्जी ज्यादा तो d से बनने वाला बॉन्ड, d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो स्ट्रेंथ कम। समझ पाए? तो कहने का मतलब ये है कि बनता तो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट या आपके हायर एलिमेंट बनाते तो हैं पाई बॉन्ड, बट उतना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड नहीं बनाते जितना सेकंड पीरियड के एलिमेंट बनाते हैं। तो लिखा एज द d ऑर्बिटल ऑफ orbital are of higher energy than the p orbital, they contribute less to the overall stability। जो d orbital है वो contribute करते हैं less stability में of molecule than does p pi से। समझ पाए कि नहीं? इसका मतलब है कि p pi ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग है कंपेयर टू p d pi से। समझ पाए? रीजन क्या है? बिकॉज d ऑर्बिटल की एनर्जी है ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। उसके बाद लिखा हुआ है p pi बॉन्डिंग ऑफ द सेकंड रॉ एलिमेंट। समझ पाए? उसके बाद आगे हालांकि हाउएवर
द कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो समझने लायक बात है, आपको सेंटेंस सीधा मिल जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में सीधा सेंटेंस यहां से मिल सकता है और बहुत काम की लाइन है। देखना आपकी एनसीईआरटी लिखती है द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखा हुआ है, दोबारा समझना, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट, जो हैवियर एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर है स्पीसीज के अंदर, मे बी हायर, वो हायर हो सकता है देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार समझो, कहने का मतलब है कि जो आपका हायर एलिमेंट है, या सिंपली बोलो जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है, और वो जो आपका स्पीसीज होगी वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। देखना यहां पर कैसे, आगे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर्म ऑक्सो एनायन। समझ पाए कि नहीं, नाइट्रोजन भी ऑक्सो एनायन बनाता है आपका, फॉस्फोरस भी, और जो दोनों का ऑक्सो एनायन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। व्हाट, जो आपका हायर एलिमेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है, और होगा भी। देखना जो एनसीईआरटी आपका एग्जांपल देती है, जैसे यहां पर लिखा हुआ NO3-, यहां 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब है, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है कि सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली कितने एटम अटैच हैं, जितने एटम डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहां सेंट्रल मेटल है आपका नाइट्रोजन, आपको पता है ना सेंट्रल मेटल होता कौन है भाई, पहली बात तो आपको पता होगा कि जो नंबर में कम होगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसी कंपाउंड्स के अंदर, वो आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल। और ये भी बात आपको पता होगी कभी भी हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल नहीं बन सकता। समझ पाए, तो सेंट्रल मेटल कभी हाइड्रोजन नहीं बन सकता, यह आपको पता होगा, आप पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां लिखा हुआ है NO3-3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है, विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन ऑर्बिटल। देखो इसका मैं मतलब समझता हूं, एक ऑर्बिटल नाइट्रोजन p ऑर्बिटल का यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, इसका मतलब अभी समझो आप, देखना यहां पर जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं NO, यहां लिखा हुआ NO3-, तो सेंट्रल मेटल कौन है आपका, नाइट्रोजन। मैंने नाइट्रोजन बना लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 5, फिफ्थ ग्रुप का है ना, एक निगेटिव का मतलब सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीजन को आप कैसे जोड़ दें, सिंगल बॉन्ड से, और बाकी बचे ऑक्सीजन को कैसे जोड़ोगे आप, डबल बॉन्ड से। ये बन गया ना इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2 नाइट्रोजन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब है आपके p ऑर्बिटल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के पास p 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो 2 ऑर्बिटल तो यूज हो गए, केवल एक अभी भी p ऑर्बिटल बचा कि नहीं बचा। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला आपका पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को बनाने में आपका एक p ऑर्बिटल यूज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पाई बॉन्ड बनाने में एक p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बिकॉज अभी दो पाई ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए, अभी भी एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। समझ पाए कि नहीं, तो यही आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि नाइट्रोजन के केस में एक पाई बॉन्ड बनाने में आपका एक p ऑर्बिटल यूज होगा। समझ पाए, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पर। तो ये लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है देखना यहां पर, 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल। भाई एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तो मैंने दिखाया। और यहां कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली कितने एटम अटैच है, 3 एटम में, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहां देखना NO3-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नाइट्रोजन का 3 to 6, और एक कम करोगे प्लस का 5, निकालना आता होगा ना ये तो। और उसके बाद इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आगे बढ़िए, एंड PO4-3। बताइए PO4-3, ये मैंने लिखा PO4-3,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना फास्फोरस का, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है कि आपका जो फास्फोरस है वो सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल से कितने ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, तो 4 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालोगे आप फास्फोरस का तो 4 to 8 3 कम करोगे प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपकी एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि आपका जो लोअर एलिमेंट है मतलब फर्स्ट एलिमेंट और जो हायर एलिमेंट है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जबकि जो आपका हायर एलिमेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो सकता है या ज्यादा होगा। देखो ये आपका हायर एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस आपका, तो ये दोनों का +3 +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस का +5 है, नाइट्रोजन का भी +5 है, लेकिन फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यही आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, समझ पाए। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्विंग S, P एंड D ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल यूज होगा, P और D भी, ये तो आप बहुत सिंपल सी बात है समझ ही जाओगी। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी पाई बॉन्ड तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी तो बना के दिखाया आपको, पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, D ऑर्बिटल, समझ पाए। तो ये लिखा हुआ है इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी विल स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, हम इस स्टडी करेंगे फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, समझ पाए।